सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ आप आज का वीडियो देखिएगा। ठीक है, आज हम पूरा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी, या फिर कह सकते हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। ठीक है, क्लास 9th का। ठीक, आज वन शॉट में ही इसके पूरे थ्योरी को हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, अब वर्क यानी कि कार्य। ठीक है ना, अब कार्य का मतलब क्या है? ठीक है, जब भी मैं वर्क की बात कर रहा हूं, ठीक है, वर्क, ठीक है ना, वर्क की बात कर रहा हूं तो मैं किया गया कार्य यानी वर्क डन की बात कर रहा हूं। ठीक है, वर्क डन की बात कर रहा हूं यानी कि जो कार्य किया गया। अब कोई भी कार्य तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक कि क्या डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो बेसिकली जो वर्क है, ठीक है, ये हमारा फोर्स और एनर्जी के बीच की कड़ी है। ठीक है, कैसे कड़ी है भाई? अब जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, अब फोर्स लगाने के लिए, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो वो फोर्स यानी बल लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये फोर्स और एनर्जी के बीच की एक कड़ी है, क्या? वर्क। ठीक है, यानी वर्क डन। ठीक है, किया गया कार्य। अब किया गया कार्य को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है ना, तो भाई कई साइंटिस्ट थे, वर्क की अलग अलग डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, हम अपने अगर जनरल भाषा में अगर बात करें तो भाई मैं दिन भर बैठ के वीडियो गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने वर्क किया। दिन भर बैठ के मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ तो भी मैंने वर्क किया अपने दिनचर्या में। ठीक है, और अगर दिन भर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, एसएसटी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो भी पढ़ रहा हूँ, तो भी मैंने कार्य किया। तो भी मैंने कार्य किया। समझ में आ रहा है? तो भी मैंने कार्य किया। ठीक, लेकिन विज्ञान की यानी साइंस की यानी फिजिक्स में वर्क की जो परिभाषा है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंस है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। हमारे जो दैनिक जीवन में, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में जो हमने वर्क को डिफाइन किया और जो हमारे फिजिक्स में जो वर्क को डिफाइन किया गया, ठीक है, वो दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग है? आओ देखते हैं। हमारे जो फिजिक्स में वर्क की जो परिभाषा दी गई, ठीक है, वर्क तब तक नहीं माना जाएगा जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो। यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ना हो यानी कि विस्थापन ना हो। ठीक है ना, अगर विस्थापन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क क्या है? जीरो है। ठीक है ना, मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करूंगा। डिटेल में बहुत ज्यादा अगर जाना होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं, ठीक है, उस पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो भाई हमारा विज्ञान यानी फिजिक्स में जो वर्क का डेफिनेशन है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं और इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है यानी विस्थापित हो जाता है डी दूरी तक, डी दूरी तक, ठीक है ना, डी दूरी तक, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस पे हमारा फोर्स लगा है और फोर्स लगने की वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, किया गया कार्य, इस पे कुछ हुआ है। ठीक है ना, इस पे किया गया कार्य हुआ है। यानी कि हम यहां से क्या देख रहे हैं कि कार्य करने के लिए दो चीजों का होना बड़ा ही आवश्यक है। ठीक है, इट इज नेसेसरी दैट देयर आर टू क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द वर्क डन and that two quantities are force and displacement, and that two quantities are force and displacement.
वो दो क्वांटिटी हैं बल और विस्थापन। ठीक है, बल और विस्थापन वो दो क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो फोर्स ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसमें एक भी चीज मिसिंग है तो वर्क डन नहीं है, यानी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम ये फोर्स को ही हटा दें, ठीक है, फोर्स को ही हटा दें तो बिना फोर्स लगाए कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता। इफ फोर्स इज जीरो इट्स मीन वर्क डन इज ऑल्सो जीरो, यानी कि किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, जैसे इस बोर्ड पे लगा रहा हूं, और ये बोर्ड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है, तो भी वर्क डन हमारा जीरो होगा। ठीक, तो यानी कि वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला आ गया डेट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 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 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो ये जो वर्क डन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये दोनों ही जो है हमारे, ठीक है, ये दोनों ही हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये दोनों ही हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। क्लियर हो गया? और इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, और इसकी यूनिट होती है मीटर, या फिर हम कह सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। क्लियर हो गया? तो भाई यहां तक आपको क्लियर हो गया। एंड द वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी फिलहाल बस यही जानना है कि वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मैं जल्द ही 11 का बैच स्टार्ट करूंगा और उस समय वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors, the dot product of two vectors give scalar, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव स्केलर। ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया भाई, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और वर्क डन का जो फॉर्मूला निकल के आया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, ये अभी एनसीईआरटी का है। अभी फिलहाल आप एनसीईआरटी को ही फोकस कीजिए। क्लियर है? एनसीईआरटी को ही फोकस कीजिए। ठीक है ना? एक फॉर्मूला और इसका निकल के सामने आता है, ठीक है, दैट इज एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसको भी डाउट हो वो जाके देख सकता है। अब देखो यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो भाई इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण शून्य होगा, यानी 0 होगा, और cos 0 डिग्री होता है 1। ठीक है ना? तो ये भी यहां से भी आ गया एफ डी इंटू 1, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? फोर्स का पूरा सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया? तो वर्क डन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वर्क जो हम लोग दैनिक जीवन में जिस तरह से बात करते हैं वो नहीं है। जैसे मैं अगर दिन भर फिजिक्स की किताब पढ़ रहा हूं तो मेरा वर्क डन 0 है, लेकिन अगर मैं फिजिक्स की किताब उठा के फेंक देता हूं तो मेरा वर्क डन है ऑन फिजिक्स बुक। ठीक है, तो वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट पे होता है और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ही वर्क डन होगा। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो वर्क डन जो है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है,
नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक है, मैं यहां जीरो से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जीरो हो सकता है। अब ये कब कब हो सकता है? देखो, दो कंडीशन है, दो क्या तीन कंडीशन है कब वर्क डन जीरो होगा, यानी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये कब कब क्या है, जीरो होगा। देखो, तीन केसेस बनते हैं। व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग ही नहीं रहा है तो भी क्या है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक। दूसरा केस, व्हेन d इज इक्वल टू जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा हूं, ठीक है, इस पे मैं लगाया जा रहा हूं और ये बॉडी डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है, ये बॉडी डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है, तो वर्क डन क्या हो गया बच्चों, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो यहां से वर्क डन क्या हो गया, जीरो। और तीसरा केस है जब एंगल 90 डिग्री हो, जब एंगल 90 डिग्री हो, जब एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, अब ये कब हो सकता है भाई, ये हो ऐसे सकता है कि मान लेते हैं एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है, उड़ रही है आसमान में, तो वर्क डन बाई अगर ग्रेविटी की बात करें तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, तो वर्क डन भाई, देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज पकड़ना बहुत जरूरी है कि कार्य कौन कर रहा है। ठीक है, अगर वर्क डन भाई मैं इस एरोप्लेन बोलूं तो कहानी दूसरी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वर्क डन बाई दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और ये एरोप्लेन जा किधर रही है, आगे की ओर। So the angle between force and displacement is 90 degree and the value of cos 90 degree is 0. ठीक है, is 0। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, वर्क डन हमारा 0 हो गया। तो ये याद रखना कि तीन केसेस हैं जिसमें वर्क डन हमारा 0 होता है। ठीक है, वर्क डन हमारा 0 होता है, और वर्क डन जीरो होने के लिए ये तीन कंडीशंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं कि भाई वर्क डन निगेटिव कब होता है। ठीक है ना, मैंने अपने हर क्लास में लगभग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, कि वर्क डन हमारा क्या निगेटिव कब होगा, तो वर्क डन हमारा निगेटिव कब होगा भाई, तो वर्क डन हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन हमारा निगेटिव होगा, वर्क डन हमारा निगेटिव होगा, कब होगा, ठीक है, वर्क डन हमारा निगेटिव कब होगा भाई, तो वर्क डन हमारा निगेटिव, बच्चा आ गया था, ठीक, तो वर्क डन हमारा निगेटिव कब होगा भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये हैं बल्लाल देव और ये हैं साढ़। ठीक है, अब बल्लाल देव ने फोर्स लगाया साढ़ पे आगे के डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन बल्लाल देव का डिस्प्लेसमेंट हो गया पीछे की ओर। ठीक है, तो फोर्स लगा आगे की ओर और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो पीछे की ओर हुआ, यानी कि द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो W इज इक्वल टू एफ डी cos 180 डिग्री, so here work done is negative। ठीक है ना, here work done is negative। तो वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन निगेटिव हो गया, मतलब ये वर्क डन निगेटिव कब होगा, जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो। यानी अगर फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो होगा निगेटिव। क्लियर हो गया? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि वर्क डन भाई हमारा पॉजिटिव कब होता है, तो ये बड़ा ही आसान से, जब सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो अब यही बल्लाल देव अगर साढ़ को ढकेल रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में चला जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर और
फोर्स भी इधर, तो दोनों का बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव। यानी वर्क डन आपका कब पॉजिटिव हुआ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 हो या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे। तो क्लियर हो गया। तो इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी हम लोग, आपको कोई भी क्वेश्चन में डिस्कस हो दिक्कत होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही लेके चल रहा हूं। ओके, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, ठीक है। रब कर देता हूं, फिर आता हूं मैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो भाई एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक मेरा फेवरेट, ठीक है, कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन को डिफाइन कीजिए। तो भैया 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या कहलाएगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए। इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and the object will displaced 1 meter, then it is said to be 1 joule of work done on that object। क्लियर हो गया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जा रहा है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं हम लोग एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी, ठीक, एनर्जी यानी ऊर्जा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऊर्जा। यानी कि मेरे पास जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी मैं उतना ज्यादा काम करूंगा, यानी एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है ना, मैं उतना ज्यादा वर्क कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो हम साधारण भाषा में अगर बोलें तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, यानी कि वर्क डन, ठीक है, या फिर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी कि मेरे कार्य करने की क्षमता, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब हो गया क्षमता, ठीक है ना, यानी कि मेरे कार्य करने की क्षमता ही मेरी क्या है, ऊर्जा है। मैं जितना ज्यादा कार्य कर सकूंगा मेरे अंदर उतनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी, तभी मैं काम कर सकता हूं। तो एनर्जी, ठीक है ना। तो भाई एनर्जी क्या है भाई, अब 1 जूल ऑफ एनर्जी को अगर इसका सेम है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट हो गई जूल। और अगर हम 1 जूल ऑफ एनर्जी की बात करें, इससे पहले मैंने डिफाइन किया था 1 जूल ऑफ वर्क डन। तो अगर मैं 1 जूल ऑफ एनर्जी को अगर डिफाइन करें, ठीक है, तो भैया 1 जूल कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च होती है या फिर जितनी ऊर्जा लगेगी वही 1 जूल है। यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क डन, टू डू 1 जूल ऑफ वर्क डन वी रिक्वायर्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसमें जो है 2 तरह की एनर्जी होती है, ठीक है, और वो 2 तरह की एनर्जीज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहला पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यही 2 है सिलेबस में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड काइनेटिक्स से निकली गई है, जिसका मतलब होता है मूव करना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है भाई, स्थैतिक ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा, गतिज का मतलब हो गया गति के साथ ऊर्जा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को ही डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, एनर्जी
possessed by ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज, ठीक है ना, या फिर हाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो पार्ट है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कि भाई मान लेते हैं, पहले इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं स्टार्ट करता हूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। पहला जो है आपका ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन, और दूसरा ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यानी कि शेप की वजह से होती है और एक पोजीशन की वजह से होती है। अब दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो, एनर्जी पोसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कोई वस्तु को हम अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज करने का मतलब ये हो गया कि हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। हाइट ड्यू टू पोजीशन का यह मतलब हो गया ऊपर की ओर। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, इसको मैं लिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की ओर, h हाइट तक लिफ्ट किया, ठीक है ना, h हाइट तक लिफ्ट किया, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg, ठीक है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा है क्या है, वो mg के बराबर है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी भाई, इसको देखो यहां से हम लिफ्ट करके इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको लिफ्ट करके ऊपर ले जा रहे हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो लिफ्ट करने पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जा रहा है भाई, फोर्स क्या है, वो mg है, ठीक है ना, फोर्स क्या है, वो mg है, फोर्स क्या है, वो mg है, ठीक है। ये फोर्स क्यों भाई, क्योंकि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं ये 1 न्यूटन का इसका वेट है, ठीक है, इसको लिफ्ट करना है, तो इसके वेट से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर मैं फोर्स लगा दूंगा तो उसको मैं लिफ्ट कर सकता हूं या फिर इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूं। तो यानी कि अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका 10 न्यूटन का वेट है, ठीक है, तो 10.0000001 न्यूटन भी लगा दिया तो ये लिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, हम 10 न्यूटन ही लेंगे, ठीक है। तो मैंने माना कि इसको इतना लग गया, ठीक है। अब वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है भाई, mg है, और हाइट क्या है, h है। तो जो ये वर्क डन हमने किया इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, यही जो वर्क डन है ये इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यही इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो असली मसाले सच mgh, ठीक है, mgh ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि हाइट बढ़ती चली जाएगी, क्लियर हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से देखते हैं, तो भाई देखो क्या है कि मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को दबा के छोटा कर दिया, क्लियर है, इमेजिन करो, ठीक है, स्प्रिंग को देखो, प्रैक्टिकल से बेहतरीन है इमेजिनेशन। इफ यू कैन इमेजिन देन फिजिक्स इज वेरी इजी टू यू। क्यों, क्योंकि जब हम क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स बहुत ना के बराबर है, ठीक है। आज तक कोई साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा है, ठीक है ना, लेकिन इमेजिनेशन है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया मैंने स्प्रिंग को नीचे कर दिया, अब इसके साइज की वजह से इसमें क्या आ गया भाई, पोटेंशियल को दबा के मैंने छोटा कर दिया, और इसकी वजह से इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कुछ काम कर सकता है, देखो यहाँ पे जब ये स्प्रिंग पूरा ओपन था कोई काम नहीं कर सकता था, अब मैंने इसको दबा के छोटा कर दिया, यानी कि इसके अंदर साइज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसके ऊपर एक कोई भी आलू रख देंगे और छोड़ेंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा, तो वो हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और यही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की ओर। ठीक है, तो हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मींस हाइट, यहां से हम लोग करेंगे, और ड्यू टू इट्स कन्फिगरेशन। ठीक है, मतलब शेप चेंज होने से भी उसके अंदर क्या आ गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे मान लेते हैं एक तीर है, ठीक है, तीर को मैंने ऐसे खींचा, इलास्टिक, ध्यान देना, ठीक है, उसके जो क्या तार है, बाड़ा है, जो भी है, ठीक है, हमने धनुष है, उसको उसमें तीर लगा के ऐसे स्ट्रेच किया, तो जैसे ही मैंने उसको फैलाया, इसमें क्या आ गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, बाहुबली देखे होगे, उसमें क्या बोलता है, नाग द्वे मणिबंधम भेदा, ठीक है ना, देखते हो उसके दोनों कानों की बालियों से निकल जाता है। ठीक है, तो भाई ऐसे उसने खींचा, तो क्या हुआ भाई, पोटेंशियल एनर्जी आई इसमें, और यही पोटेंशियल एनर्जी उसके किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है भाई, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है, गतिज, गति के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, यानी एनर्जी पोसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है, गति के द्वारा ऊर्जा जो प्राप्त होती है, ठीक है, तो वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। जैसे मान लेते हैं कि मैं बॉलिंग कर रहा हूं भाई, ठीक है, बॉलिंग कर रहा हूं, तो बॉलिंग करने में बॉल जो है मूव की, और बॉल के मूव करने की वजह से, गति की वजह से उसके अंदर आ गई गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकती है, स्टंप को उड़ा सकती है, तोड़ सकती है। तो यानी कि जितनी ज्यादा गति होगी उतनी ज्यादा उसमें ऊर्जा होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके फॉर्मूले को देखते हैं, या फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये इनिशियल पे हमने कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी उस समय u थी, तो इस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी चेंज होके v हो गई, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो होगा हमारा s मान लेते हैं। तो हम लोगों ने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा था, सॉरी थर्ड इक्वेशन पढ़ा था, उसमें ये था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से s क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन है। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है ना, मास इंटू एसेलरेशन, ठीक है ना, मास इंटू एसेलरेशन। ठीक है, अब एसेलरेशन भाई इसमें फोर्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट एसेलरेट होगा, ठीक है, मास इसका m है, ठीक है, और मान लेते हैं t टाइम तक ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से क्या हो जाएगा, हम एक ही वैल्यू यहां से रख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, उससे पहले हमको ये भी पता है कि इस पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, इसका यूज अभी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो भाई अगर हम इस पे वर्क डन कर रहे हैं, अगर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं, तो फोर्स क्या होगा, m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, तो यहां से w क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर।
ठीक है ना। देखो यहाँ से, देखो 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 देखो, देखो यही कहानी है। अब देखो यही जो वर्क डन हमने इस पे किया भाई, इसको मोशन में लाने के लिए मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, ठीक है। उस रेस्ट पे ऑब्जेक्ट पे मैंने कांस्टेंट फोर्स लगा के उसको मोशन में लाया, यानी गति में लाया, ठीक है। तो जब गति में मैं उसको लाया तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 है। तो ये वर्क डन किस में बदल गया, इसके काइनेटिक एनर्जी में, जो कि होगा हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ mv²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही जो यहां तक की कहानी है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों? ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी तो काइनेटिक एनर्जी है। ये भी तो काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये चलता रहता है स्टार्टिंग में, अगर मान लो ये स्टार्टिंग में मोशन में रहता, अगर ये स्टार्टिंग में मोशन में रहता, अभी तो मैंने माना रेस्ट में है ना, मान लेते वो चल रहा होता, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होता, तो भाई चल रहा था यानी गति थी उसमें, तो यानी उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। तो अगर गतिज ऊर्जा होगी तो भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का, इसीलिए इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोला जाता है, यानी कि वर्क और एनर्जी में ये रिलेशन है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसकी यूनिट होती है जूल। सारे एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई? जूल होती है। क्लियर हो गया? वेरी 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 गुड। चलो अब हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको रब कर दें। तो भाई अगला और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, थ्योरी, दैट इज पावर। ठीक है ना, पावर, ठीक है ना, पावर। ठीक, तो भाई पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सा एक लाइन में है। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता। ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता। ठीक है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि हम कितने कम टाइम में कितना ज्यादा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जितने कम टाइम में जितना ज्यादा वर्क कर लेंगे वो कहलाएगा मेरा पावर। ठीक है ना, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर सेकेंड। अब इस पावर को जो है खोजा था हमारे जेम्स वॉट साहब ने। एक जेम्स बॉन्ड है जिनकी पिक्चर आती है, वो नहीं। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी वॉट। ठीक है ना, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो 1 वॉट क्या होगा? ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर 1 सेकंड में हम 1 जूल ऑफ वर्क डन कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाएगा कितना पावर? 1 वॉट पावर कहलाएगा। ठीक है ना। ठीक है, वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो P इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। या फिर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी, भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये तीनों में से, ठीक है, मेन ये फॉर्मूला है, और बाकी आपके डेराइव्ड फॉर्मूला हैं जो कि इससे उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया क्या भाई? पावर का कहानी। ठीक है, तो अब सारी कहानियां खत्म हो चुकी हैं इसमें। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक एवरेज पावर भी है। ठीक है, एवरेज पावर जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो इसको अगर पूछ दिया जाता है तो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जब भी मैं टाइम की बात करता हूं, ठीक है, फिजिक्स में, दैट्स मीन टाइम टेकन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है भाई? किलोवाट आवर। ठीक है ना, किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट, और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना, बस। ठीक है ना, इतना ही आपके 9th में है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर डाउट होगा तो मैं क्वेश्चंस पे भी एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं।
ठीक है, जितना पूछेंगे उतना आएगा, जितना कम पूछेंगे उतना कम आएगा, ठीक है ना। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ेंगे, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स बैठ के दिन भर पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, फिजिक्स दिन भर समझने वाली चीज़ है। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।